आप सबको हेलो। सेट 21 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, आपने कैसा परफॉर्म किया है ये चेक करते हैं। बिफोर दैट आप अपने वर्ड्स को सॉरी अपने रिस्पॉन्सेज को चेक कर लो कितना सही है। चाहो वीडियो को रोक सकते हो थोड़ी देर के लिए चेक करने को। चलो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस अरेंजमेंट है जिसमें कि स्टोरी दिया हुआ है। देयर वाज नो न्यूज ऑफ द एक्सपीडिशन टीम आफ्टर द एवलांच। एवलांच होता है जब बर्फ का तूफान आता है पहाड़ों पे, नीचे की तरफ बहुत बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है, उसके बर्फ के तूफान को एवलांच कहा जाता है। CH शॉ। अगर इसमें देखो तो अगर मैं देखूं कि इट रिजल्टेड इन अ क्रूशियल वेस्ट ऑफ टाइम, इसके चलते एक वेस्ट ऑफ टाइम हुआ और डिले हुआ, तो वो तो तुम्हारा यही है ना, ड्यू टू कंटिन्यूइंग इनक्लेमेंट वेदर। एक वर्ड मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वेदर बहुत खराब होता है ना तो उसको इनक्लेमेंट वेदर बोलते हैं, खराब मौसम। तो तुम्हारा P और Q एक साथ आएगा और P और Q सिर्फ तुम्हारे पास A में है। सो तुम्हारा आंसर बहुत आसान था। सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने के समय में बस मैं बार बार यही बोलता हूं कि दो सेंटेंसेज को आपस में सेट करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि 1 के बाद हमारा कौन सा आएगा, 2 के बाद उसके बाद कौन सा आएगा, ये जरूरी नहीं है। तुम्हारे को इस रिस्पॉन्स को जल्दी देना है, और जैसे मैथ में ट्रिक लगाते हो ना, वैसे ही सेंटेंस अरेंजमेंट में ट्रिक लगाना बहुत जरूरी है। ट्रिक आप कैसे लगाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कैन एनीवन डू, एक्टिव पैसिव करना है कैन बी डन, और चूंकि हाउ लिखा हुआ है इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव तो होना चाहिए ना। सो तुम्हारे पास यहाँ पे उसके अलावा और कोई है नहीं, आसान क्वेश्चन था। I whistled thrice with full might and raised my arm towards the sky. आसान क्वेश्चन है। तुम्हारे पास एक वर्ब यहां है, सेंटेंस पास्ट का था, तो तुम्हारा रेज को रेज्ड कर देना है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और मैं बताना चाहूंगा, ये एक मॉडल ऑक्सिलरी भी है, मॉडल ऑक्सिलरी भी है, मे का पास्ट फॉर्म जैसे अगर बोलते हैं। और दूसरा ये कि माइट का एज ए नाउन एक मीनिंग होता है ताकत। इसी से आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। सो माइट को याद रखिएगा, क्या पता कभी जरूरत पड़े। A small room in a big house, hotel, ship, कहीं भी एक छोटा रूम, where glasses, dishes, spoons, food are kept। बहुत सिंपल है, पेंट्री उसको बोलते हैं। किचन में खाना पकाते हैं, यहां पे बोला जा रहा है जहां पे रखा जाता है। पोर्टिको जहां गाड़ी लगाते हैं, और मेज़ेनाइन दो, एक किसी बिल्डिंग के 2 फ्लोर के बीच के जो जगह खाली होता है ना, उसको मेज़ेनाइन बोलते हैं। एक बिल्डिंग के 2 फ्लोर के बीच में जो खाली जगह होता है उसको मेज़ेनाइन। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और स्पेक्टेकुलर ही ना, शानदार। स्पिनच, स्प्लेंडिड एंड एक्सपेक्ट्रोस्कोप। 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम्हारा क्लोज टेस्ट। इन 1914 a war began in Europe which engulfed the, और वैसे भी पहले देख लेने का है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 7 प्रीपोजिशन है, और 7 नंबर में देखो जो कैपिटल से लिखा हुआ है, मतलब यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहां पे फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस खत्म हो गया, यहां से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो इन द अर्लियर वर्ड्स ना, एट द अर्लियर वर्ड्स तो होगा नहीं, सो यहां पर तो सिंपल सा है कि और कोई वर्ड नहीं जाएगा। यहां पे विच, होम, व्हाट, हु, और 10 नंबर में लिखा हुआ है द वार
तो which began? सो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। अब इसमें आप जरा 6 नंबर में देखो, द डैमेज डैश बाय दिस वार, तो डैमेज कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी बिगेन, कैन नॉट बी मेड। डैमेज के साथ मेक नहीं लगाते, मेक डैमेज नहीं होता, कॉज डैमेज होता है। जो सही कोलोकेशन है ना, वो होता है कॉज डैमेज। सो द डैमेज कॉज्ड बाय द वॉर हैज नो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल। जो वॉर में जो डैमेज हुआ, उसका कोई उस तरह का कोई एग्जाम्पल हमको पहले का नहीं मिलता है। द सिविलियन पॉपुलेशन वेयर डैश नॉट इन्वॉल्व। इन अर्लियर वर्ड्स, शुरुआत के दिनों में सिविलियन पॉपुलेशन आमतौर पे इन्वॉल्व नहीं होते थे। जनरली ये वर्ड जाएगा, क्योंकि ब्रॉडली, ब्रॉडली का मतलब कोई एरिया आदि बताने के लिए, चीफली का मतलब मेनली होता है, फाइनली तो तुम जानते ही हो वहां जाएगा नहीं। आमतौर पर जब सिविलियंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एंड द कैजुअलिटीज वेयर मोस्टली डैश टू द वॉरिंग आर्मीज। और कैजुअलिटी ये होता है मरने वाले लोगों की, जो मरते हैं, जो क्षति होती है, वो सिर्फ लड़ने वाले आर्मी के पर्सनल्स के भी पर्सनल की होती थी। तो अब आपका ये इसमें बिलोंग टू का मतलब होता है, क्योंकि उसने वैसा वर्ड दिया है जिसमें चारों में टू लगता है। यहां जो टू लगा हुआ है ना, उसने सब में, इसमें तुम एक ही बोल सकते हो कि रेस्ट्रेंड नहीं होगा। रेस्ट्रेंड का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। जब हम अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं तो वी आर रेस्ट्रेंड। बाउंड टू इज इक्वल टू श्योर, और ये टू नहीं है, इसके बाद टू भी बनाता है। जैसे श्योर के बाद टू भी बनाता है। जैसे दैट बॉय इज बाउंड टू फेल, वो श्योर है कि फेल कर जाएगा। वो टू के बाद भी वन आएगा, प्रीपोजिशन नहीं होता टू। कन्फाइंड के साथ टू लगता है किसी खास ग्रुप तक, किसी खास वर्ग तक, किसी खास एरिया तक सीमित। और बिलोंग टू का मतलब ये मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी। सो जो क्षति हुई थी होती थी, वो नॉर्मली कन्फाइंड टू द वॉरिंग आर्मी, वो उन्हीं तक सीमित रहता था, आम लोगों को उससे क्षति नहीं होती थी। अब आपके पास नेक्स्ट का वर्ड देखो, लिखा हुआ है चूज द ऑपोजिट मीनिंग, पेरोकियल। पेरोकियल का जो मतलब होता है वो होता है सीमित, किसी क्षेत्रीय। तुम उसको तुम बोल सकते हो लोकल के सेंस में। अब नेशनल का उल्टा इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में। अगर तुम एडजेक्टिव का वर्ड ले रहे हो तो लोकल का उल्टा ग्लोबल हो जाएगा। इंटरनेशनल नहीं होगा, वो नेशनल का होता तो इंटरनेशनल बन जाता। सो पेरोकियल का मतलब सीमित। ऐसे पेरोकियल व्यू अगर हम लोग बोलते हैं ना, पेरोकियल व्यूज, तो इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड। पेरोकियल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो संकीर्ण मानसिकता से जुड़ी हुई चीज, और दूसरा क्षेत्रीय, लोकल, रीजनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शी वॉज एंग्री एंड शी क्लोज द डोर। गुस्से में थी और गुस्से में उसने दरवाजा कैसे बंद करेगी? विथ अ बैंग। क्रीक का मतलब दरवाजे का चरमराने का आवाज। बहुत बार जब वो उसके हिंज में जो कब्जा होता है उसमें तेल वेल नहीं दिया जाए, सूख जाए, तो क्रिकिंग साउंड ऑफ द डोर। थर्ड, किसी भारी चीज का जमीन पे गिरने का आवाज बोलते हैं थर्ड। और क्रैश तो टूट के गिरने के सेंस में होता है। सो बैंग, विथ अ बैंग होता है, बट धमाकेदार आवाज, बहुत जोर की आवाज से। गुस्से में थी तो दरवाजे को बहुत जोर से उसने बंद किया। नाउ फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मीनिंग चाहिए तो
इसका मीनिंग होता है इरेगुलर या इरेगुलरली, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों। तो अब ये रेगुलर तो उसका ऑपोजिट हो गया ना, रैपिड और पजल्ड होगा नहीं। ये अटपटा क्वेश्चन था, इसमें ये देखना था कि आप जो याद कर रहे हो उसके सेंस के बेस पे आपको ऑप्शन चुनने थे। नेक्स्ट प्लीज। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ये तो आसान क्वेश्चन है ना। ये तो डबल कॉम्परेटिव का सेंटेंस है, जिसमें दो सेंटेंस कॉम्परेटिव के उनके तुलनात्मक रूप से लिखा जाता है। द प्लस कॉम्परेटिव डालेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। और सेम स्ट्रक्चर एक बार और यहां रिपीट किया जाता है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, वही वाले में। जरूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब आए, आपका सब्जेक्ट भी आ सकता है, वर्ब के साथ भी आ सकता है, और बिना सब्जेक्ट वर्ब के भी ये स्ट्रक्चर आ सकता है। द सूनर द बेटर, द हायर द डिमांड, द सूनर द बेटर, सिर्फ द प्लस कॉम्परेटिव भी आ सकता है। इस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट द प्लस कॉम्परेटिव का शुरू में आना होता है, शुरू में, दोनों स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, आई हैव पास्ट, हैड पास्ट, सो यहां तो हैड टू पास कर दिया ना। नेक्स्ट प्लीज। डियर, अच्छा डियर का दो मीनिंग होता है। एक डियर का मतलब होता है बहुत प्यारा, ही इज डियर टू मी। एक तो मीनिंग प्यारा वाला, और डियर का दूसरा मीनिंग कॉस्टली, महंगा। आप जानते होंगे, हो सकता है। ऑपोजिट मीनिंग खोज रहा है फैलेबल। अब ये वर्ड आप ये ध्यान रखना, ये फैलेबल आपको इस वर्ड से मिल, ये वर्ड आपको बार बार मिला होगा। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को बहुत बार नोट किया होगा, इनफैलेबल, जो कभी गलती ना करे। ठीक है। अब इसी में से तुम अगर इन हटा दो तो वो जिसके गलती करने की संभावना बहुत अधिक होती है। फैलेबल मतलब वन हु इज लाइकली टू कमिट एरर्स। और इसका ऑपोजिट पूछ रहा है तो अनएयरिंग के अलावा तो कुछ होगा नहीं ना, जो कभी गलती ना करे, क्योंकि ये बना हुआ वर्ड है एरर से। अनएयरिंग जो कभी गलती ना करे। सो नेक्स्ट, अब आप इस सेंटेंस में अगर देखो तो अगर मैं बोलूं कि इसका तुम, जैसे यहां जीडी लिखा हुआ है, जरा एक एक आइडिया लगाना है, और यहां लिखा हुआ है ग्रुप डिस्कशन, तो अगर कहीं भी लिखा जाएगा ना तो पहले फुल फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो तुम उस हिसाब से आर और एस को एक साथ रख सकते हो। आर एस यहां भी, आर एस यहां भी है, ये ऑप्शन उससे हट जाएगा। दूसरा ये लिखा हुआ है, इन टूडेज टाइम्स इट इज नॉट एनफ टू नो अबाउट योर ओन सब्जेक्ट, सिर्फ तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में जानना ही एनफ नहीं है। अब वन के बाद किसी भी एंगल से क्यू तो नहीं आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो क्यू नहीं आएगा तो हम क्यू वाला काट दे रहे हैं। अब तुम्हारे पास आर और पी बचा हुआ, और ध्यान से देखो तो पी भी उस वन के बाद नहीं आ रहा है। इट टेक्स प्लेस, ये घटित होता है। भाई क्या घटित होता है, वन में तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो तुम पी को भी काट दो, और इतना ही काटो ना। जरूरी है कि सारे चारों को हम सेट करें? अगर तुम इतना ही देखते कि आर के साथ एस का जीडी के तरीके से, और आर तुम्हारा पी और क्यू कट जाएगा, तो वैसे भी तुम्हारा बन जाता। सो आप सेंटेंस अरेंजमेंट में हमेशा ये कोशिश करो कि कम पढ़ना पड़े, चारों को नहीं बैठाना पड़े, और उसके पहले आप अपना आंसर कमिट कर लो। क्योंकि देखो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है एग्जामिनेशन में। साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ।
आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आउटर ऑल्सो और इनर ऑल्सो। अब अगर तुम यहां पे देखो तो ये देर किसके लगा हुआ है? वो लगा हुआ है मैन के लिए। और जब मैन सिंगुलर है तो देर को प्लुरल में, यहां मनुष्य जाति के लिए है, लेकिन मैन इज ए सोशल एनिमल, ही लिव्स इन सोसाइटी आप बोलते हो, दे तो नहीं बोलते। प्रोनाउन आपके पास चार ही होता है, ही, शी, इट और दे। ये वो प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बदले में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका कोई भी फॉर्म अगर सेंटेंस में आता है, कोई भी फॉर्म, तो ध्यान दे देना कि वो जिसके लिए लगा हुआ है उसको कंफर्म करना। इसका कोई रूल नहीं है, तुमको बता दिया गया कि ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, इट अदर थिंग्स के लिए, दे प्लुरल में। लेकिन अगर तीन चार नाउन इधर में दिया हुआ हो, साइंस भी दिया हुआ है, रिलीजन भी दिया हुआ है, मैन भी दिया हुआ है, तो ये किसके लिए, वो तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करोगे ना। तो प्रोनाउन का यूज सीखने में अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विथ, अब जरा यहां पे ध्यान देना कि मीनिंग चाहिए कॉन्फिडेंस, एश्योरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस वाला है, बीमा कराने वाला। एश्योरेंस जब आप किसी को आश्वासन देते हो, ये एश्योर वर्ड से बना हुआ है। आई एश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, भरोसा दिलाने वाले इस वर्ड से बना हुआ है। और सेल्फ स्टीम का मतलब होता है, स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। इसको बोलते हैं आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। तो उसने कॉन्फिडेंस के साथ दिया ना, एश्योरिटी के साथ, एश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस आश्वासन हो जाता है। अगर इसके जगह पे एश्योरिटी होता, मतलब वो एकदम श्योर होकर उसने जवाब दिया, तो हो सकता था। एश्योरेंस मतलब भरोसा देने वाला, एश्योरिटी विश्वास के साथ। सो एप्लॉम्ब एक नया वर्ड सिनोनिम एंटोनिम में भी काम करेगा, एंड कॉन्फिडेंस वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस के सेंस में तुम उसका मीनिंग को रख सकते हो। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से बन जाता, पीछे वाला क्वेश्चन। अगर वर्ड नहीं भी पता था ना, तो सेंटेंस का मीनिंग निकाल के इलिमिनेट करके बना लेते हैं आप। नेक्स्ट प्लीज। डॉग इट डॉग, इस फ्रेज का मीनिंग, और फ्रेज का मीनिंग ये है कंपटीशन, जिसको एक और हम लोग जोड़ते हैं ना, रैट रेस। दैट इज सीवियर कंपटीशन, एकदम गलाकट प्रतियोगिता। विजिलेंट मतलब जागरूक, स्टीडी मतलब स्थिर एकदम, होस्टाइल एंड हेल्पफुल। भयंकर कंपटीशन को डॉग इट डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव, पहला सेंटेंस पढ़ोगे तो सारा। अब बोला कि असर्टिव होने का बहुत सारा बेनिफिट है, तो उसके पहले तो तुम्हारा, उसके बाद तो जस्ट आर आएगा ही ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो आर तो तुम्हारा आना है। अब आर अगर आया तो ये दोनों काट लेते हैं, इन दोनों जगहों पे आर है। अब आपका, आपसे ये बोल रहा है कि इन दोनों के बाद कौन सा, क्या आर के बाद इट रिड्यूसेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज बाय मिसअंडरस्टैंडिंग, पी डालोगे कि एस डालोगे? जब पी देखो, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड गुड रिलेशनशिप, और एस में लिखा हुआ हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप। हैविंग एस्टैब्लिश्ड का मतलब, हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है, अगर समझने वाला हो तो आफ्टर प्लस V4। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशनशिप, तो आर में अभी गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कहां हुआ है? वो तो यहां पे है। तो तुम्हारा पी के बाद एस आएगा, ये कंफर्म था। एस पहले हो गया कि हमने गुड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया, वो जाना नहीं है। सो तुम्हारा ये आ जाएगा बी नंबर। डन।
will not be done, this work will not be done. आप जरा देखो तो, सॉरी, नेक्स्ट प्लीज। प्रेफर का ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह लगता हो कि प्रेफर के साथ टू लगता है। यह गलत है, उसके इस्तेमाल में गलती है वो। जैसे हम लोग प्रेफर के जस्ट बाद टू खोजेंगे, तो फिर आप में से बहुत सारे लोगों का यह आंसर गलत हुआ होगा। देखो, प्रेफर एक कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि एक चीज को दूसरे से ज्यादा पसंद करना। अब प्रेफर वर्ब है, और वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है एक चीज को दूसरे से ज्यादा पसंद करना। तो फिर प्रेफर का जो टू प्रीपोजिशन आता है वो कैसे यूज होता है, वो देखिएगा। आपने प्रेफर जब यूज किया, आई प्रेफर, तो उसके बाद चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, आप उसको क्या ज्यादा प्रेफर करते हो, नाउन लिखोगे या प्रोनाउन डालोगे या भी4 डालोगे। आप इस चीज को ज्यादा पसंद करते हो, और अब उसके बाद प्रेफर का आप टू लिखोगे। इस चीज के कंपैरिजन में इसको ज्यादा पसंद करते हो। और यहां पे फिर से जो दूसरा चीज आएगा वो नाउन, प्रोनाउन या भी4। तो आप जो याद करते हो ना कि प्रेफर का जो टू आता है वो कभी भी बगल में नहीं आता। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। वो जो प्रेफर का टू है वो वॉकिंग के बाद आएगा, और उस हिसाब से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन ये आ गया, राइडिंग टू वॉकिंग। अगर प्रेफर के बाद आपको कभी टू भी1 दिखाई पड़े, आई प्रेफर टू राइड, अगर ऐसा दिखे, तो आगे का पार्ट कैसे बनेगा वो ध्यान रखिए। तब टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता, तब आप इस्तेमाल करते हो रादर देन, टू के जगह पे। और उसके आगे जो टू भी बनाना चाहिए उसका भी1 होगा, उसका टू साइलेंट होगा, बेयर इन्फिनिटिव। तो अगर इस सेंटेंस को सही लिखना होता तो लिखना पड़ता, आई प्रेफर टू राइड रादर देन वॉक। ऐसे होता है। यहां देन लगा दिया, कट गया, यहां देन लगा दिया, कट गया। और आई प्रेफर राइड, राइड अगर नाउन बना रहे हो तो आई प्रेफर अ राइड टू अ वॉक, दोनों नाउन के पहले ए लगता, तब आपका बी सही होता। आई होप कि आज के बाद से प्रेफर का आपका पूरा का पूरा समस्या फिनिश हो जाएगा। स्पेलिंग देखो, कैरियर का कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, अब आप ध्यान दो तो। सॉरी, तुम्हारा ये है ना कैरियर का स्पेलिंग, CAREER। ये बैरियर तो सॉरी बाधा वाला हो गया, ये कुरियर हो गया, ये कैरियर ढोने वाला, और ये कैरियर बनाने वाला। सो तुम्हारे 25 का बी होगा। आई डोंट नो इफ द आंसर इज बी और नॉट। हाँ, 25 का बी है, चलो ठीक है। सो आपका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए और बताइएगा मुझे जरूर अपने कमेंट्स में। आप में से कम लोग बता रहे हैं कितना सही हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस अब आपकी ठीक चल रही है। आई एम फाइंडिंग इट प्लेजेंट। सी यू विद द नेक्स्ट सेट। थैंक यू सबको।